हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे बजट 2025 में चैरिटेबल ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड जो चेंजेस आए हैं, जो अमेंडमेंट्स आए हैं, वो क्या है। और जो 10 इयर्स का रजिस्ट्रेशन में चेंज आया है कि रेगुलर रजिस्ट्रेशन का पीरियड को अब एक्सटेंड कर दिया है, 10 इयर्स तक कर दिया है। वो एक्चुअली कंडीशनल है। कंडीशन क्या है? वो सिर्फ स्मॉलर एनपीओज के लिए आया है, जो स्मॉलर चैरिटेबल ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन है उनके लिए आया है। पर उसमें भी एक और कंडीशन है कि जब आप एप्लीकेशन फाइल करते हैं, तो एप्लीकेशन में जो क्लॉज सेलेक्ट करते हैं उसमें भी क्लॉज 1 to 5 तक के लिए ही एप्लीकेबल है। 6 क्लॉज में अगर आपने एप्लीकेशन फाइल किया तो उसमें 10 इयर्स का रेगुलर रजिस्ट्रेशन नहीं है, सिर्फ 5 इयर्स का ही है। तो आइए हम देखते हैं डिटेल में क्या है क्लॉजेस। सबसे पहले है 10 इयर्स का रजिस्ट्रेशन। तो 10 इयर्स में क्या है? अगर दो कंडीशन है। आप जब एप्लीकेशन फाइल करते हैं तो एप्लीकेशन अगर आपने सब क्लॉज 1 to 5 में की है तो आपके लिए ये 10 इयर्स का रेगुलर रजिस्ट्रेशन वैलिड रहेगा। मतलब जो आपका रेगुलर रजिस्ट्रेशन के लिए आपने एप्लीकेशन फाइल करी है वो 10 इयर्स के लिए वैलिड रहेगा। साथ ही साथ आपकी जो टोटल इनकम है वो 5 CR को क्रॉस नहीं करे। बट कौन से साल में देखना है? तो जो जिस प्रीवियस ईयर में आप एप्लीकेशन फाइल कर रहे हैं उसके प्रीवियस 2 इयर्स में आपकी जो टोटल इनकम है विदाउट गिविंग इफेक्ट ऑफ 11 and 12 एग्जेम्पशन 5 CR के अंदर अंदर है, 5 करोड़ के अंदर है, 5 करोड़ को एक्सीड नहीं करती है उन दोनों सालों में, तो आपके लिए वैलिड रहेगा रेगुलर रजिस्ट्रेशन फॉर 10 इयर्स। तो सबसे पहले तो जो आप एप्लीकेशन फाइल करें उसमें क्लॉज का ध्यान रखें। क्लॉज 1 to 5 में अगर आप एप्लीकेशन फाइल कर रहे हैं तो बढ़िया है। और साथ ही साथ आपकी टोटल इनकम प्रीवियस 2 इयर्स में टोटल इनकम आपकी 5 ईयर को एक्सीड ना करे। तो इट डज नॉट अप्लाई टू क्लॉज 6 of 12A subsection 1 clause AC. It is not available to trust applying for the first time whether before or after commencement of activity. तो जो भी ट्रस्ट फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रही है तो उनको तो प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन मिलेगा। तो इस वजह से प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन में भी ये 10 इयर्स रजिस्ट्रेशन नहीं है। प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन अभी भी 3 इयर्स तक के लिए ही वैलिड है। It is granted to only those applicants seeking re-registration of existing trust, renewal of registration और conversion of provisional registration। तो आइए हम सबसे पहले क्लॉज देखते हैं, क्लॉज कौन कौन से हैं। सेक्शन 12A सबसेक्शन 1 के AC में हम एप्लीकेशन फाइल करते हैं और ये इन क्लॉज में से कोई एक क्लॉज को सिलेक्ट करते हैं। फर्स्ट क्लॉज जो है, फर्स्ट क्लॉज जो एग्जिस्टिंग ट्रस्ट है ये 2021 के लिए वैलिड था, जो ऑलरेडी सेक्शन 12A या सेक्शन 12AA में रजिस्टर्ड थे और उनको 12AB में कन्वर्ट करना था, तो उनके लिए क्लॉज 1 था। क्लॉज 2 है जब आप ऑलरेडी आपके पास रेगुलर रजिस्ट्रेशन है और वो एक्सपायर हो रहा है, तो 6 मंथ्स के पहले पहले आपको री रजिस्ट्रेशन या रिन्यूअल ऑफ रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना रहता है। तो अगर आपके 5 साल का रजिस्ट्रेशन और वो खत्म हो रहा है, आप रिन्यूअल करवा रहे हो अपने रजिस्ट्रेशन को, तो आप सेकेंड क्लॉज को सिलेक्ट करते हैं। तो अगर आपका ऑलरेडी 5 इयर्स का है, आप रेगुलर रजिस्ट्रेशन, सॉरी, रिन्यूअल करवा रहे हैं रजिस्ट्रेशन का, तो इस केस में आपके 10 इयर्स पीरियड हो जाएगा। थर्ड क्लॉज की बात करें तो अगर आपका प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन है और प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन को चेंज करके आप कन्वर्ट करके रेगुलर रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो थर्ड क्लॉज सिलेक्ट करना पड़ता है। इसके लिए भी 10 इयर्स एप्लीकेबल है। अब अगर आप रेगुलर रजिस्ट्रेशन पे अप्लाई करेंगे तो 10 इयर्स आपका पीरियड ऑफ रजिस्ट्रेशन होगा। फोर्थ है, अगर आपका रजिस्ट्रेशन इनऑपरेटिव हो जाता है ड्यू टू फर्स्ट प्रोविजन टू सबसेक्शन 7 ऑफ सेक्शन 11, तो आपको री रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ता है एंड इस केस में भी 10 इयर्स एप्लीकेबल है। फिफ्थ है, जब आपने कोई मॉडिफाई किया ऑब्जेक्ट जिसके लिए ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन नहीं था तो आपको फिर से अप्लाई करना पड़ता है रजिस्ट्रेशन के लिए, तो इसमें भी 10 इयर्स एप्लीकेबल है। तो फर्स्ट से फिफ्थ क्लॉज तक तो आपके 10 इयर्स का प्रोविजन एप्लीकेबल है। बट सिक्स क्लॉज की जब हम बात करें, सिक्स क्लॉज कब है? जब आपकी एक्टिविटी कमेंस नहीं हुई है, आप फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करें, दैट इज प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन के लिए। एंड सेकेंड है, अगर आपकी एक्टिविटी कमेंस हो गई है बट यहाँ पर जो थर्ड क्लॉज में
टाइम लिमिट दी गई है, टाइम लिमिट इज एटलीस्ट 6 months प्रायर टू द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड ऑफ प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन और विद इन 6 months ऑफ कमेंसमेंट ऑफ एक्टिविटी विच एवर इज अर्लियर। अगर ये टाइम पीरियड चला जाता है, इस टाइम पीरियड में आप रेगुलर रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई नहीं कर पाते, तो आपको 6B में अप्लाई करना पड़ता है, जो कि है इन एनी अदर केस वेयर एक्टिविटी ऑफ द ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन हैव कमेंस्ड एंड नो इनकम और पार्ट देयर ऑफ द सेट ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन हैज बीन एक्सक्लूडेड फ्रॉम द टोटल इनकम। इस केस में भी 5 years के लिए एप्लीकेबल है। तो अगर आप एग्जिस्टिंग चैरिटेबल ट्रस्ट है और आप डायरेक्टली रेगुलर रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करते हैं क्लॉज 6B में, तो आपको 5 years तक ही रेगुलर रजिस्ट्रेशन मिलेगा। 5 years के बाद आपको रिन्यू करवाना होगा। तो ये दो कंडीशंस हैं, उसी केस में 10 years एप्लीकेबल है। तो दो टाइप के रजिस्ट्रेशन यहाँ पर हो गए, न्यू चैरिटेबल ट्रस्ट और एग्जिस्टिंग ट्रस्ट। न्यू चैरिटेबल ट्रस्ट है तो उनको सबसे पहले प्रोविजनल अप्लाई करना है, प्रोविजनल 3 साल के लिए वैलिड है, और एक्टिविटी कमेंस हो गई है तो एक्टिविटी कमेंसमेंट के 6 महीने के अंदर अंदर आप रेगुलर रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो रेगुलर रजिस्ट्रेशन है वो 10 years तक के लिए वैलिड रहेगा। और अगर आप एग्जिस्टिंग चैरिटेबल ट्रस्ट है तो आपके पास डायरेक्ट रेगुलर रजिस्ट्रेशन अप्लाई करने का भी ऑप्शन है, बट अगर आप करते हैं तो क्लॉज 6 में आप करेंगे, जो कि 5 years तक के लिए रेगुलर रजिस्ट्रेशन वैलिड रहेगा। तो ऐसे में क्या है, एग्जिस्टिंग चैरिटेबल ट्रस्ट भी पहले प्रोविजनली रजिस्टर होंगे एंड देन रेगुलर रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट जो चेंज आया वो है रिलीफ रिगार्डिंग डिस्क्लोजर ऑफ डिटेल ऑफ डोनर्स। पहले डोनर्स डिस्क्लोजर में क्या था कि अगर कोई भी पर्सन है जिसने 50,000 के अबव कंट्रीब्यूट किया है तो वो स्पेसिफाइड पर्सन माना जाता था, और उसकी डिटेल्स और डिस्क्लोज होती थी, साथ में उसके रिलेटिव की, उसके बिजनेस एंटिटी की जिसमें उसका सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है वो भी डिस्क्लोज करना जरूरी रहता था, जो कि बहुत ही बर्डन सम हो जाता था, इम्प्रैक्टिकल रहता था, और डिस्क्लोजर की लिस्ट बहुत लंबी हो जाती थी। तो अब उसी में ही उन्होंने चेंज किया, रिलीफ लेकर आए हैं। रिलीफ ये है कि अब जो 50,000 की लिमिट है उसको थोड़ी बढ़ा दी है, डोनेटेड अमाउंट की जो लिमिट है अब 1 लाख कर दी गई है। अगर कोई भी पर्सन ने कंट्रीब्यूशन किया है जो कि 1 लाख एंड अबव है, या फिर 10 lakhs इन एग्रीगेट है, तो उसको स्पेसिफाइड पर्सन माना जाएगा, और उसके रिलेटिव का डिस्क्लोजर नहीं करना होगा, ना ही किसी बिजनेस का डिस्क्लोजर करना होगा जिसमें उसका सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है। तो 3 चेंजेस लेकर आए हैं। अब डोनर विल नाउ बी ट्रीटेड एज स्पेसिफाइड पर्सन ओनली इफ दे हैव डोनेटेड 1 lakh और मोर इन द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर और हैव कंट्रीब्यूटेड मोर देन 10 lakhs इन एग्रीगेट ओवर ऑल प्रीसीडिंग ईयर्स। The relative of a donor will no longer be classified as specified person. Any business or entity in which such a donor has a substantial interest will also be excluded from the definition of specified person. These amendments provide much needed relief as the previous year definition was arbitrary and impractical. For instance, organizations were previously required to disclose information about the relatives of donors who contributed 50,000 decade ago, which is impossible. This change removes a burdensome and largely ineffective provision, making compliance more feasible. Next, a cancellation not permissible for mistake. Section 12AB subsection 4 में clause G था, जिसमें उन्होंने इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन और रॉन्ग इंफॉर्मेशन भी इंक्लूड किया था फॉर कैंसलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, बट नाउ जो ये फ्रेज है इज नॉट कंप्लीट और इसको डिलीट कर दिया है। This change means that cancellation proceeding can no longer be initiated solely because the application is incomplete or contains incorrect information. तो अगर आपकी कोई एप्लीकेशन है जो कि इनकम्प्लीट है, रॉन्ग इंफॉर्मेशन है उसमें, तो एटलीस्ट कैंसलेशन की प्रोसीडिंग तो नहीं इनिशिएट होगी, जो कि बहुत रिलीफ की बात है, कि बिकॉज मिस्टेक तो हो ही जाती है थोड़ी बहुत, या हम कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं डिस्क्लोज कर पाते हैं, तो जिसके कारण कैंसलेशन प्रोविजन अट्रैक्ट हो रहे थे, तो नाउ अब नहीं होंगे। तो होप ये जो 3 मेजर अमेंडमेंट्स है फॉर चैरिटेबल ट्रस्ट एंड इंस्टीट्यूशन, ये आपको समझ आया होगा। तो प्लीज लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।